Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 25 और 26 अगस्त के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। कल हम आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं लेकर आ पाए थे और आने वाले 28 तारीख को आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं होंगे, इसलिए सैटरडे और संडे को हम इस हफ्ते के बचे हुए करंट अफेयर्स कवर करेंगे और नेक्स्ट मंडे से आपके लिए हम और भी ज्यादा करंट अफेयर्स लाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है तो आपको ये करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। अब आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा नए रेगुलेशंस आए हैं। फिर बात करेंगे केरला गवर्नमेंट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसके बारे में। मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस एक्सेट्रा, इनकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बाद सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन भी बनाया है और भारत में ऑनलाइन फार्मेसी से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, क्या लीगल सिस्टम है, इसको भी देखेंगे। अब देखिए 9 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 लेकर आई। अच्छा, जब मैं ये डेट पढ़ रहा था तो वहां पर ये डेट तो लिखी ही हुई थी बट एक और डेट दी हुई थी श्रावण 18, 1941। ये तो हमको पता है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट है बट इसका आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा कौन सा भारतीय कैलेंडर यूज करती है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, विक्रम संवत या फिर शाक संवत, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के 104 रेड विद सेक्शन 14 के अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रूल मेकिंग पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को दूसरी अथॉरिटीज को भी डेलीगेट कर सकती है और जब दूसरी अथॉरिटीज कोई रूल बनाती हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना होता है। अब देखिए सेक्शन 104 में पावर्स ऑफ सीपीए दिया हुआ है, सीपीए यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जबकि सेक्शन 14 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का प्रोसीजर दिया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इनकी हेडिंग्स याद रखनी है और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप डिटेल में इन दोनों प्रोविजंस को पढ़ लीजिएगा। अब इस प्रोविजन के क्लॉज 2 और 3 को देख लेते हैं। एक्ट के विषय में मैंने आपको बता ही दिया कि एक्ट मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके साथ ही साथ सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 10 के अंतर्गत बनाई गई है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो कि इन रेगुलेशंस में नहीं डिफाइन किए गए हैं उनकी मीनिंग वही होगी जो कि एक्ट में लिखी है। अब ये जो रेगुलेशंस हैं इनका पूरा नाम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 2020। इसका मतलब मेनली ये जो रेगुलेशंस हैं ये ट्रांजैक्शन एंड एलोकेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हैं। इसी का प्रोसीजर रूल 3 में दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहली बात कही गई है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो भी काम है वो चीफ कमिश्नर के डायरेक्शंस के अंतर्गत कैरी आउट किया जाएगा। इसके बाद दिया है कि चीफ कमिश्नर जो भी अथॉरिटी का काम है या बिजनेस है उसको अपने और दूसरे कमिश्नर्स के बीच में डिवाइड कर लेगा। अब देखिए सेक्शन 10 के हिसाब से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में एक चीफ कमिश्नर होंगे और बाकी कमिश्नर्स होंगे, लेकिन कमिश्नर्स का नंबर नहीं डिफाइन किया गया है और सिर्फ इतना ही लिखा है नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके साथ साथ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा। इसके बाद दिया गया है कि चीफ कमिश्नर के पास सारी पावर्स होंगी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी और उसको वो डेलीगेट भी कर सकता है, यानी कि अपनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को अपना काम दे सकता है। आगे यहाँ पर दिया गया है एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। अब इस प्रोविजन में ये दिया गया है कि जो चीफ कमिश्नर होगा उसके पास जनरल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन
और कंट्रोल की पावर होगी ओवर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। अब देखिए, जो सेंट्रल अथॉरिटी के डिसीजंस होंगे उनको पहली बात तो उनकी वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा और दूसरी तरफ उनको ऐसे डिसीजंस को इन राइटिंग रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, जो मटेरियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होगा कि अगर चीफ कमिश्नर को लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है तो उसको वो वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करेगा। केरला गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम याद रखिएगा, पिनरई विजयन। अच्छा, ये मोशन डिफीट हो गया 87 to 40 के वोट से। अब देखिए, केरला की जो पॉलिटिक्स है वो पूरे देश से काफी अलग है। बाकी के देश में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज एलाइड रहती हैं, लेकिन केरला में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का एक अलायंस है जो कांग्रेस के नेतृत्व में काम करता है। इसमें कांग्रेस के अलावा जो मेन प्लेयर है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि आजादी के पहले वाली मुस्लिम लीग का एक ऑफशूट है, जबकि पिनरई विजयन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मेनली जो अभी गोल्ड स्मगलिंग रैकेट बस्ट किया गया है तिरुवनंत एयरपोर्ट पे, उसकी वजह से आया था, क्योंकि इस मामले में ये एलिगेशंस लगे थे कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस भी इन्वॉल्व्ड है इस पूरे करप्शन में। इसके पहले सन 2005 में केरला में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जिसके चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी थे और सीपीएम के लीडर कोदियेरी बालाकृष्णन ने करप्शन के एलिगेशंस लगाए थे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन उस समय भी नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो गया था। सवाल बनता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? तो देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा स्टेट में और लोकसभा के द्वारा लोकसभा में। हाउएवर आर्टिकल 164 हमको देखना होगा स्टेट्स के विषय में। अब यहाँ पर तो सबसे पहले दिया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर और बाकी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और वो अपना ऑफिस तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि गवर्नर चाहे। अब पिछले 2-3 साल में जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुई हैं वेरियस स्टेट्स में, वहां पर इसी पावर का इस्तेमाल गवर्नर ने किया था, जिसका विरोध वहां की पॉलिटिकल पार्टीज करती थीं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में इलेक्शंस के बाद देवेंद्र फडणवीस जी को शपथ दिला दी गई थी। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में ये मामला आया था कि वहां पर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ज्यादा मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए थे। अब टेक्निकली स्पीकिंग गवर्नर ने अपॉइंट किए थे और गवर्नर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब किसी एक पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती तो अपने अलाइज के दबाव में और अपने खुद के एमएलएस के दबाव में चीफ मिनिस्टर को बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाने पड़ते हैं। अब क्लॉज 1A में यहाँ पर दिया गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब अगर 100 एमएलएज हैं किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वहां पर चीफ मिनिस्टर को मिला के सिर्फ 15 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। आगे ये भी कह दिया गया है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर शैल नॉट बी लेस देन 12, यानी कि 12 से कम मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। अब लोअर लिमिट इसलिए लगाई गई ताकि ऐसा ना हो कि 2 ही 3 लोग मिलके पूरी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में उतने ही ज्यादा ओपिनियंस होंगे और उतने ही ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 60 हो सकते हैं और कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पौंडीचेरी के केस में 60 से भी कम है। अब ये जो 15% वाला क्राइटेरिया है या फिर हम कहें कि प्रोविजन 1A है, इसको 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था सन 2003 में और यहाँ पर इसके प्रोवाइजो में लिखा गया है कि 91st अमेंडमेंट के बाद जो भी स्टेट्स सब क्लॉज 1 की कंडीशंस के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर अपने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को सही कर लेना होगा। फिर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है वो हमको आर्टिकल 164 क्लॉज 2 में मिलती है। यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है इन रिगार्ड्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? अब देखिए, कोई भी मिनिस्टर यदि कोई काम करता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो काम किया है और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होती है।
दूसरे शब्दों में कहें, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ लाया गया है और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आर्टिकल 164 के समानांतर आर्टिकल 75 है और इसके सब क्लॉज 3 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा के बारे में दिया गया है। अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसीजर होगा ये लोकसभा के प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स में रूल नंबर 198 में दिया गया है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये जरूरी नहीं है कि ये मेंशन किया ही जाए कि किन ग्राउंड्स पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। लोकसभा के केस में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट की जरूरत होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए और इसके बाद डिस्कशन होता है इस मोशन पे, जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट की गलतियों को बताते हैं जबकि ट्रेजरी बेंचेस उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। लोकसभा स्पीकर के राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट रो होती है उनको हम ट्रेजरी बेंचेस बोलते हैं और वहां पर रूलिंग पार्टी के सीनियर लीडर्स और साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बैठते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूज है ये आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी जगह पर जो आरटीओ ऑफिसेज हैं वो नहीं खुले हैं और ऐसे में मोटर व्हीकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों के वो रिन्यू नहीं हो पा रहे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने जो व्हीकल के फिटनेस डॉक्यूमेंट्स थे, परमिट्स थी, लाइसेंसेस थे या फिर रजिस्ट्रेशंस थे जिनकी रिक्वायरमेंट मोटर व्हीकल एक्ट में थी, उनको रिन्यू कराने की तारीख 31 दिसंबर 2020 तक कर दी है। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके घर में किसी के डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हो पाए हैं तो अब आप 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करा सकते हैं। इसके पहले 30 मार्च और 9 जून को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया था। पुराने नोटिफिकेशंस के हिसाब से अभी तक आप 30 सितंबर तक इन डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करा सकते थे, बट अब इस डेट को बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया गया है। सवाल बनता है कि एक्सपायरी डेट कब से काउंट होगी? तो फरवरी 2020 के बाद यदि आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है या फिर 31 दिसंबर 2020 तक आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो फिलहाल के लिए उसको वैलिड माना जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक। और इसलिए यदि आपको या आपके परिवार में से किसी को ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की इस प्रेस रिलीज का हवाला दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि 31 दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है। इसके अलावा सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस को नोटिफाई कर दिया है इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2019। सवाल बनता है कि इस काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे। इसमें सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे और उनके जो डेप्यूटी हैं यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। अब आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि कुछ मिनिस्टर्स के लिए हम लोग फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जबकि कुछ मिनिस्टर्स के लिए हम लोग फ्रेज इस्तेमाल करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनके डेप्यूटी माने जाते हैं। अब इस काउंसिल के फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहले तो ये काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशंस और जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में एडवाइस करेगी। मतलब कि आने वाले समय में जितनी भी योजनाएं ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए आएंगी उनके फॉर्मुलेशन में इस काउंसिल का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। देखिए, पॉलिसी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसके इम्प्लीमेंटेशन को क्लोजली मॉनिटर करना कि ग्राउंड लेवल तक वो योजनाएं आपकी पहुंच रही हैं या फिर नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और इस चीज के लिए भी जो ये काउंसिल होगी वो इन सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को मॉनिटर करेगी और इवैल्यूएट करेगी ताकि जो ट्रांसजेंडर पर्संस हैं वो ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकें और उनको इक्वालिटी दी जा सके हमारे देश में, हमारे समाज में। इसके अलावा ये काउंसिल वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं और जो ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए एनजीओज काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। अब ये चीज जरूरी क्यों है? एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपको कोई रिक्रूटमेंट फॉर्म भरना है और उस फॉर्म में जेंडर में सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, मेल और फीमेल, तो आपकी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक पे एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान पड़ जाएगा। इसलिए ऐसे मामलों में सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वहां पर
अदर नाम से भी एक कैटेगरी दी हुई हो, और इसके लिए सारे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ये काउंसिल ट्रांसजेंडर पर्सन्स को जो भी दिक्कतें हैं उनको भी रिड्रेस करेगी, और लास्टली बाकी और कोई भी फंक्शंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको भी ये काउंसिल परफॉर्म करेगी। इसके अलावा इस काउंसिल में वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएंगे। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और फाइनली, क्योंकि इन ज्यादातर पॉलिसीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, इसलिए उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे जगह मिलेगी। और इस क्षेत्र में जो भी एनजीओज काम कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट्स को भी लिया जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे वो 3 साल के लिए इस काउंसिल में नॉमिनेट किए जाएंगे। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि इन लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बल्कि इन लोगों का नॉमिनेशन होगा। अब हाल ही में जो ऑनलाइन फार्मेसी फर्म्स हैं उनमें 2 बहुत बड़ी डील्स हमको देखने को मिली। एक तो रिलायंस रिटेल ने नेटमेड्स का मेजॉरिटी शेयर एक्वायर कर लिया, जबकि फार्मीजी और मेडलाइफ ये मर्ज होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेज़न ने भी ड्रग डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की आ रही है कि इस एरिया में प्रॉपर रेगुलेशंस ना होने की वजह से जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले से अगर लॉज होते हैं किसी भी सेक्टर में तो इन्वेस्टर्स को एक सिक्योरिटी लगती है, लेकिन अभी के समय में मान लीजिए एज एन इन्वेस्टर आपको अमेज़न के ऑनलाइन ड्रग डिलीवरी सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये लग सकता है कि अभी इस क्षेत्र में कोई भी रेगुलेशंस नहीं है और आने वाले समय में सरकार पता नहीं कैसे रेगुलेशंस बनाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा फंस जाए। अब भारत में फार्मेसी मार्केट की प्रेजेंट स्थिति क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है और खुद में एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, और इसकी वजह से हमारे देश में 8 लाख से ज्यादा फार्मेसीज हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में यूएस को देखा जाए तो टॉप की जो 3 फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने मार्केट के 90% शेयर पे कब्जा कर रखा है, और ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसको हम कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन के नाम से जानते हैं। कॉर्पोरेट कंसोलिडेशन में बड़े ब्रांड्स छोटे छोटे ब्रांड्स को एक्वायर करके अपने कंपटीशन को खत्म कर देते हैं, बट भारत की फार्मेसी मार्केट में अभी तक ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि ऑनलाइन फार्मेसीज के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में, क्योंकि अल्टीमेटली ऑनलाइन बिजनेसेस को लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत होती है। जब भी कोई नया ब्रांड आता है तो उनको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 8 लाख से ऊपर फार्मेसीज हैं। इसका मतलब ये है कि आपको एज एन ऑनलाइन फर्म सप्लाई चेन पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, और इन्हीं 8 लाख फार्मेसीज से आप कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी सप्लाई चेन बना सकते हैं। और इसका फायदा ये भी होगा कि जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उनका भी फायदा होगा और वो ऑनलाइन फर्म्स को अपोज नहीं करेंगे। अब भारत में जो प्रेजेंटली ई फार्मेसीज हैं वो 3 बिजनेस मॉडल्स पे चलती हैं। पहला है मार्केट प्लेस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल अमेज़न, मतलब आप बायर्स और सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर वो आपस में ट्रांजैक्शन कर सकें। फिर है इन्वेंट्री लेड हाइब्रिड मॉडल, जिसमें कि या तो आप लोकल स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और या फिर खुद ही अपनी इन्वेंट्री या फिर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए जगह जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और ये चीज आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कर सकते हैं। तीसरा है फ्रेंचाइज लेड हाइब्रिड मॉडल, इसमें आप वेरियस इंडिविजुअल्स को अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं और वो लोग ग्राउंड लेवल पे आपका रिटेल का काम करते हैं। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पतंजलि है। अब इस सेक्टर में काफी सारे नाम हैं, जिसमें से ये 3 लोग काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जबकि वेरियस स्टार्टअप्स भी मार्केट में आई हैं, फॉर एग्जाम्पल 1mg, प्रैक्टो, मायरा एटसेट्रा। इसके अलावा अपोलो फार्मेसी जैसे ट्रेडिशनल केमिस्ट्स भी हैं। आपके घर के आसपास भी कोई अपोलो फार्मेसी का आउटलेट जरूर होगा, और अपोलो फार्मेसी ऑनलाइन मेडिसिन भी प्रोवाइड करती हैं। प्रेजेंटली ऑनलाइन फार्मेसीज के लिए कोई भी अलग से रेगुलेशंस नहीं हैं,
जिसके कारण ये कंपनीज वॉलेंटरली ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को कंप्लाई करती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट भी इस मार्केट एरिया में लागू होता है। अब इस क्षेत्र में काम तो बहुत दिन से चल रहा है, बल्कि पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 2016 से इस चीज पे काम चल रहा है कि ऑनलाइन फार्मेसीज को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ लाया जाए, बट अभी तक इसका कोई भी आउटकम नहीं निकल पाया है। इसमें लास्ट अटेम्प्ट सीडीएससी की तरफ से हुआ था, जहां पर 2 कमिटीज ने अपने ड्राफ्ट रूल्स प्रोवाइड कराए थे, बट ये भी जून 2019 की बात है और अब लगभग 1.5 साल होने वाला है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल वर्क दिखाई नहीं पड़ा है। हाउएवर, कुछ समय पहले एक हाई लेवल ग्रुप बनाया गया था मिनिस्टर्स का इस मामले को देखने के लिए, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर शामिल थे। अब जो ड्राफ्ट ई फार्मेसी रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये रेगुलेशंस अभी तक आए नहीं हैं, बट इनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसको देख लेते हैं। पहले तो ये डिफाइन किया जाएगा कि ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं। इसके अलावा ई प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इशू यही है कि मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, जो कि बड़े लेवल पे देखा जाए तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन से काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शंस की भी सुविधा प्रोवाइड करनी होगी। अब ऑनलाइन फर्म्स के पास कौन कौन से लाइसेंसेस होंगे, इसके बारे में भी बताया जाएगा। अब भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी भी कंप्लायंस प्रोसीजर में आपको वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेस जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सरकार की ये कोशिश हो सकती है कि एक एपेक्स ड्रग रेगुलेटर बनाया जाए, जो कि पूरे देश को संभाल सके। अभी जो एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल था, इसमें एक और चीज बोली गई है कि इन रेगुलेशंस में शेड्यूल एक्स की ड्रग्स को ऑनलाइन नहीं बेचा जाएगा। प्रेजेंटली शेड्यूल एक्स की ड्रग्स नहीं मिलती और ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड हैं ये ड्रग्स। अब इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल ये गलत दे दिया है कफ सिरप का, क्योंकि अगर आप शेड्यूल एक्स को देखें तो इसमें कफ सिरप्स नहीं बल्कि एम्फेटामीन, मेथएम्फेटामीन, मिथाइल फेनिडेट और वेरियस ओपियोइड्स आती हैं। ओपियोइड्स मतलब जिनका बेस मटेरियल ओपियम या फिर अफीम का हो। तो ये था हमारा एनालिसिस 25 और 26 अगस्त के करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।